युग हैरानी के साथ कहता है, शालिनी शालिनी नहीं है मतलब? डॉक्टर प्राची खुद से बड़बड़ाती है, ये मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। इतना कहकर डॉक्टर प्राची अपने सामने से युग के हाथ को हटाकर आगे जाने लग जाती है। युग फिर डॉक्टर प्राची का रास्ता रोकते हुए कहता है, रुकिए डॉक्टर प्राची, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप क्या बता रही थी, प्लीज बताइए। डॉक्टर प्राची बात को छुपाते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं कह रही थी युग, मुझे जाने दो, मेरा रास्ता मत रोको। युग डॉक्टर प्राची पर दबाव बनाते हुए कहता है, प्लीज डॉक्टर प्राची ऐसा मत बोलिए, आप ही हैं जो मेरी अब मदद कर सकती हैं। प्लीज बताइए क्या हुआ है शालिनी को। शालिनी शालिनी नहीं है इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? प्लीज बताइए डॉक्टर प्राची। युग की बातें सुनकर डॉक्टर प्राची का दिल पिघल जाता है। डॉक्टर प्राची पहले अपने आसपास देखती है। जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है कि उसे किसी से कोई खतरा नहीं है, तो युग से कहती है, युग तुम्हें पता है शालिनी की बॉडी का टेम्परेचर आम इंसानों की तरह नहीं है। युग परेशान होते हुए कहता है, डॉक्टर प्राची मैं आपके कहने का मतलब कुछ समझा नहीं। डॉक्टर प्राची युग को समझाते हुए कहती है, मतलब ये युग कि मैंने शालिनी की बॉडी का टेम्परेचर चेक किया था। एक आम इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, पर शालिनी की बॉडी का टेम्परेचर माइनस में था। उसकी बॉडी पूरी तरह ठंडी थी। और तुम्हें पता है ठंडा टेम्परेचर किस बॉडी का होता है? युग अपने गले से नीचे घूंट उतारता है और फिर एक लंबी आह भरते हुए कहता है, किस बॉडी का? डॉक्टर प्राची युग की आंखों में देखते हुए कहती है, उन बॉडियों का जिनमें जान नहीं होती है। डॉक्टर प्राची की बात सुनकर युग के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। उसे अभी भी डॉक्टर प्राची की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। युग हकलाते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर प्राची अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, यकीन करना मुश्किल है युग, पर जो मैं बता रही हूँ वही सच है। अमोदिता से मेरी बात हुई थी और उसने बताया कि उसने तुम्हें बता दिया है कि शालिनी के साथ क्या हुआ था। तुम समझ रहे हो ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? युग मायूसी के साथ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया डॉक्टर प्राची। डॉक्टर प्राची अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, देखा जाए तो रेप के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, पर अचानक से शालिनी की याददाश्त जाना यह भी शॉकिंग है। याददाश्त आमतौर पर तब जाती है जब सिर में गहरी चोट लगती है, पर शालिनी के सिर पर एक खरोंच तक नहीं थी। हाँ उसके हाथ पैरों में जरूर खरोंची थी, पर उनका याददाश्त खो जाने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। युग असमंजस में पड़ते हुए कहता है, आप कहना क्या चाहती हैं कि शालिनी की याददाश्त नहीं गई है, वो नाटक कर रही है? शालिनी युग की बात को नकारते हुए कहती है, नहीं युग, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि शालिनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही है। युग झट से पूछता है, फिर क्या मतलब था आपका डॉक्टर प्राची? डॉक्टर प्राची युग को समझाते हुए कहती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शालिनी के साथ कुछ तो बहुत अजीब है और वो क्या है वो मुझे भी नहीं पता। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि शालिनी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन शालिनी को देखकर लगता है सब ठीक है और वक्त के साथ वो मुश्किल और बढ़ सकती है। इतना कहकर डॉक्टर प्राची एकदम चुप हो जाती है। युग भी चुप ही था। उसकी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। युग मायूसी के साथ डॉक्टर प्राची के सामने से हट जाता है ताकि डॉक्टर प्राची वहां से जा सके। डॉक्टर प्राची ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ देखने लग जाती है जिसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे कोई काला साया हो। डॉक्टर प्राची ग्रेवयार्ड कोठी को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, हो सकता है ये सब ग्रेवयार्ड कोठी के कारण ही हो रहा हो। तुमको तो पता ही है ना ग्रेवयार्ड की कोठी में कौन रहती थी? युग एक लंबी आह भरकर कहता है, यक्षिणी। युग जैसे ही यक्षिणी का नाम लेता है, डॉक्टर प्राची बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, कहीं डॉक्टर प्राची का कहना ठीक तो नहीं? शालिनी की तबीयत ग्रेवयार्ड कोठी में रहने की वजह से तो नहीं बिगड़ रही? इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन के अंदर वर्चस्विनी बैठी हुई थी और काफी परेशान लग रही थी। वर्चस्विनी अभी भी तारा के सपने के बारे में सोच रही थी। चार्ली और जाटो वहां पर नहीं थे। वर्चस्विनी खुद से बात करते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तारा ने रात में ही बोला था कि भूपेंद्र बक्सी मरने वाला है और आज सुबह होते ही उसकी मौत हो गई। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या ये एक इत्तेफाक है या कुछ और ही बात है? वर्चस्विनी को तारा की फिक्र होने लग जाती है। वो उसी वक्त अपने मोबाइल से घर के लैंडलाइन नंबर पर तारा को फोन लगाती है। मोबाइल के अंदर से कैटलिन की आवाज सुनाई देती है। हेलो, कौन? वर्चस्विनी कहती है, कैटलिन मैं बोल रही हूँ। वर्चस्विनी मुझे तारा से बात करनी थी, उसे जरा फोन देना। कैटलिन का जवाब आता है, मैडम जी तारा बेटा तो अभी अभी सोई है। वर्चस्विनी मायूस होते हुए कहती है, तारा सो रही है अभी तक? कैटलिन कहती है,
हाँ मैडम जी, मैं तो उठा ही रही थी, पर वो बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं। सोचा सोने देती हूँ उसे थोड़ी देर और। वर्चस्विनी कहती है, अच्छा किया तुमने, सोने दो उसे। हो सकता है नींद पूरी हो जाए तो उसे अच्छा लगे। कल रात तो हर 1 घंटे में उसकी नींद खुलते जा रही थी। बेचारी की इस वजह से नींद पूरी नहीं हो पाई होगी। वर्चस्विनी कैटलिन से फोन पर बात कर ही रही थी कि तभी उस कमरे में चार्ली आ जाता है। वर्चस्विनी चार्ली को देखते हुए फोन में कहती है, अच्छा कैटलिन, मैं रखती हूँ, जब तारा उठे तो मेरी उससे बात करवाना। कैटलिन पूछती है, कुछ जरूरी काम है क्या मैडम जी आपको तारा बिटिया से? वर्चस्विनी झूठी हंसी के साथ कहती है, नहीं कैटलिन, बस तारा की याद आ रही थी इसलिए फोन कर दिया। इतना कहकर वर्चस्विनी फोन रख देती है और चार्ली से रूबरू होते हुए कहती है, बोलो चार्ली, कुछ पता चला भूपेंद्र बक्सी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से? चार्ली रुंधे स्वर में कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, नहीं मैडम जी, कुछ पता नहीं चला। हर बार की तरह कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, पर हाँ इसका मारने का पैटर्न सेम था। जिस तरह बनवारी को मारा गया था, ठीक उसी तरह से इसे भी मारा गया है। इसके भी गले पर किसी जंगली जानवर के काटने का निशान है। मुझे तो लगता है इसे भी नर कुत्ते ने मारा है। वर्चस्विनी चार्ली को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है। वर्चस्विनी चार्ली पर चिल्लाने ही वाली थी कि तभी पुलिस स्टेशन के अंदर एक भिखारी चला आता है। भिखारी की उम्र करीब 60 साल होगी। उसने फटी हुई मैली बनियान और पजामा पहना हुआ था। उसकी लंबी लंबी गंदी दाढ़ी और हाथों में एक कटोरा था जिसके अंदर कुछ चिल्लर पैसे रखे हुए थे। चार्ली भिखारी को रोकते हुए कहता है, अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हो? इसे किसी ने रोका क्यों नहीं? यहाँ कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले, चलो बाहर निकलो। वो भिखारी चार्ली की बात का कुछ जवाब नहीं देता है और सीधे अंदर चला आता है। चार्ली कुर्सी पर से उठते हुए कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? बहरे हो क्या? लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले। चार्ली उस भिखारी को पुलिस स्टेशन के अंदर से निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी वहां पर जाटव आ जाता है। जाटव चार्ली को रोकते हुए कहता है, रुक जाइए चार्ली जी, इसे मैं लेकर आया हूँ। चार्ली बिचकते हुए कहता है, तुम लेकर आए हो जाटव, पर क्यों? जाटव जवाब देता है, ये मुझे मंदिर के पास मिला है। जाटव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही चार्ली उसे टोकते हुए कहता है, अब भिखारी है तो जाहिर सी बात है कि मंदिर के पास ही मिला होगा, किसी मॉल से तो लेकर आए नहीं होगे। भिखारी दो ही जगह तो रहते हैं, एक मंदिर, दूसरा ट्रैफिक सिग्नल पर। जाटव चार्ली को समझाते हुए कहता है, आप समझे नहीं चार्ली जी, ये मुझे महाकाल मंदिर के पास मिला है। चार्ली कुछ सोचते हुए कहता है, ये वही मंदिर है ना जिसके पास से आज सुबह भूपेंद्र बक्सी की लाश बरामद हुई है? जाटव चार्ली की बात में हामी भरते हुए कहता है, आप बिल्कुल सही समझे चार्ली जी, ये उसी मंदिर का भिखारी है। जब मैं मंदिर के आसपास भूपेंद्र बक्सी के खून की तहकीकात कर रहा था तो मंदिर के पास ही मुझे ये दिखाई दिया। ये बहुत घबराया हुआ था। मैं तो इसकी सूरत देखकर ही समझ गया था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब मैंने इसे डराया धमकाया तब जाकर इसने अपना मुंह खोला। वर्चस्विनी बीच में बोल पड़ती है, क्या बताया इसने? जाटव जवाब देता है, मैडम जी, इसने अपनी आंखों के सामने भूपेंद्र बक्सी का खून होते हुए देखा है। वर्चस्विनी और चार्ली दोनों एक साथ शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या? जाटव अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, आप इससे खुद ही पूछ लीजिए। जब आप सच सुनेंगी तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जाटव भिखारी से कहता है, तू चुप क्यों है? बता जो तूने मुझे वहां पर बताया था। भिखारी डरते हुए कहता है, सब बताने के बाद आप हमें छोड़ देंगे ना साहब? जाटव गुस्सा करते हुए कहता है, हाँ हाँ छोड़ देंगे, पर पहले मैडम जी को बता कि कल रात तूने क्या देखा था। भिखारी घबराते हुए वर्चस्विनी की तरफ देखते हुए कहता है, नमस्कार मैडम, हमारा नाम जग्गू है और हम महाकाल मंदिर के भिखारी हैं। दिन भर वहीं पर सीढ़ियों के पास पड़े रहते हैं, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर सो जाते हैं। अ, कल रात हर दिन की तरह हम सोने जा रहे थे। हम अपना फटा हुआ कंबल ओढ़कर लेटे ही थे कि तभी हमने देखा एक आदमी जो कि बहुत डरा हुआ था, मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। भिखारी उस पल में चले जाता है जब उसने भूपेंद्र बक्सी को मंदिर की तरफ आते हुए देखा था। भिखारी मंदिर की सबसे नीची सीढ़ियों पर चादर ओढ़कर सो रहा था। मंदिर की सीढ़ियों में अंधेरा था जिस कारण कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि भिखारी की आंखें खुली हुई हैं या फिर बंद हैं। भिखारी ने चादर ओढ़ा ही था कि तभी वो देखता है कि भूपेंद्र बक्सी मंदिर की तरफ आ रहा था। भूपेंद्र बक्सी मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, भोलेनाथ की कृपा के कारण ही मैं छूट पाया हूँ, वरना तो पुलिस वाले तो मुझे छोड़ते ही नहीं। सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन करूंगा, उसके बाद अपने घर जाऊंगा।
सब उन्हीं की कृपा है। आज के बाद कभी उस ताज की तरफ पलट कर नहीं देखूंगा। यक्षिणी की चीजों की तरफ देखना मतलब अपनी मौत की तरफ देखना। यही सब बड़बड़ाते हुए भूपेंद्र बक्सी मंदिर के पास जा रहा था। जब वो मंदिर के पास पहुंचता है तो देखता है कि रात हो जाने के कारण मंदिर के द्वार बंद हो गए थे। भूपेंद्र बक्सी सीढ़ियों के पास नतमस्तक होते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो महादेव, मुझसे गलती हो गई जो मैंने यक्षिणी के ताज को पाना चाहा। आज के बाद मैं कभी उस ताज को पाने के सपने नहीं देखूंगा। सुबह होते ही सब कुछ छोड़कर दूर चले जाऊंगा। मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे माफ कर दो महादेव, अपने भक्त को माफ कर दो। भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर लेटे लेटे ही भूपेंद्र बक्सी की सारी बातें सुन रहा था। भूपेंद्र बक्सी अपने कर्मों की माफी मांगने के बाद 3 बार माथा टेकता है और फिर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। भूपेंद्र बक्सी उम्मीदों के साथ मंदिर की तरफ देखते हुए कहता है, महादेव, आप कृपा बनाए रखना। अब बस आपका ही सहारा है। जय भोलेनाथ। इतना बोलकर भूपेंद्र बक्सी वापस जाने के लिए पीछे मुड़ जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे एक काला कुत्ता खड़ा हुआ था जो अपनी लाल आंखों से उसे ही घूरे जा रहा था। भूपेंद्र बक्सी अपना हाथ दिखाकर उस कुत्ते को वहां से भगाने की कोशिश करता है, पर वो काला कुत्ता वहीं पर खड़ा रहता है। वो काला कुत्ता भूपेंद्र बक्सी को देखकर गुर्राने लग जाता है। अपने नुकीले पैने दांत बाहर निकाल लेता है। भूपेंद्र बक्सी सड़क पर से पत्थर उठाते हुए कहता है, पहले वो पुलिस वाले मुझे डराते हैं और अब तू अपने दांत दिखाकर मुझे डरा रहा है। तुम सबने क्या मुझे डरपोक समझ रखा है? रुक, अभी बताता हूँ तुझे डर क्या होता है। इतना कहकर भूपेंद्र बक्सी ने पत्थर उस कुत्ते को मारने के लिए उठाया था और वो पत्थर कुत्ते को मारने ही वाला था कि तभी उस कुत्ते का रूप अपने आप बदलने लग जाता है। वो कुत्ता अगले ही पल एक अघोरी का रूप ले लेता है। अघोरी के पूरे बदन पर राख मली हुई थी और वो पूरी तरह नग्न अवस्था में था। माथे पर 3 लकीरें कुमकुम से खींची हुई थी और दोनों हाथों की कलाइयों में रुद्राक्ष था। कुत्ते को अघोरी का रूप लेते हुए देख भूपेंद्र बक्सी और भिखारी की जान हलक में आ गई थी, पर भिखारी अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, क्योंकि वो जानता था यदि वो जरा सा भी हिला तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए भलाई इसी में है कि वो कंबल के अंदर के छेद से यूं ही सब कुछ चुपचाप देखता रहे। भूपेंद्र बक्सी हकलाते हुए कहता है, कौन हो तुम? अघोरी भारी आवाज में कहता है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। जैसे ही भूपेंद्र बक्सी ये आवाज सुनता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। पेशाब की धार से सड़क गीली हो जाती है। अघोरी हंसते हुए कहता है, बड़ा खौफ है यक्षिणी का। लगता है अघोरी के डर को सब भूल गए हैं। सबको याद दिलाना पड़ेगा। भूपेंद्र बक्सी कांपते हुए कहता है, क्या क्या कहा? अघोरी? इसका मतलब वो कहानी सच है? अघोरी कुछ नहीं कहता है, बस भूपेंद्र बक्सी को उससे डरता हुआ देखकर खुश होते रहता है। भूपेंद्र बक्सी कहता है, पर तुम्हें तो यक्षिणी ने मार दिया था। अघोरी हंसते हुए कहता है, यक्षिणी और मुझे मारेगी? अघोरी को कोई नहीं मार सकता। अघोरी का अंत असंभव है। अंत तो अब उस यक्षिणी का होगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी।